सो हेलो गाइस, आई एम तन्वी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल तन्वी एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक का चैप्टर 2 प्लान्ड डेवलपमेंट। ये इस चैप्टर की पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखी है वो प्लीज जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लें ताकि आपको पार्ट 3 वीडियो अच्छे से समझ आ सके। So before starting the video, I request you all to like the video and subscribe my channel and please share the video with your friends ताकि आप उनको भी अच्छे से हेल्प कर सको। So अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वीडियो मेजर आउटकम्स। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसके बाद क्या क्या मेजर आउटकम्स हुए उसके अब हम ये पढ़ेंगे। सो द लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली। जो गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफॉर्म सेटअप किए थे एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। सेकेंड है पॉलिटिकल पावर्स रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द लैंड ओनर्स। जो पॉलिटिकल पावर्स है वो रिच लैंड ओनर्स के ही हाथ में रही, जो पुअर पीजेंट्स है उनकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई थी। थर्ड है बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गेट बेनिफिट्स एंड पॉवर्टी डिडंट रिड्यूस। और क्या है कि जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं उन्हीं को क्या है बेनिफिट्स हुए थे एंड जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस नहीं हुई थी। अब हम पढ़ेंगे फाउंडेशंस। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट की थी किस किस चीज में, तो अब हम वो पढ़ेंगे। तो पहला है मेगा डैम्स। हमने डैम्स बनाए थे। तो पहला है भाखरा नंगल डैम एंड सेकेंड वन इज द हीराकुंड डैम। और ये डैम्स किस चीज के लिए बनाए गए थे? दो मोटिव्स थे इसके। पहला था इरिगेशन एंड द सेकेंड वन इज पावर जनरेशन। इरिगेशन किस लिए? कि एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें इरिगेशन फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी फार्मर्स को, तो इसलिए। एंड फॉर द पावर जनरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। जो सेकंड था वो था हैवी इंडस्ट्रीज। जैसे कि सेकंड 5 ईयर प्लान के अंडर हमें हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था। तो क्या है कि स्टील प्लांट सेटअप किए गए थे, ऑयल रिफाइनरीज बनाई गई थी, डिफेंस प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर सेटअप एक्सेट्रा। थर्ड था इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने जैसे ट्रांसपोर्ट पे फोकस किया, कम्युनिकेशन पे फोकस किया, सो द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन इम्प्रूव। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर के टाइम पे जो जो लैंड रिफॉर्म सेटअप हुए थे अब हम ये पढ़ेंगे। 3 लैंड रिफॉर्म सेटअप हुए थे। इसमें क्या है कि जो पहला लैंड रिफॉर्म है क्या है कि अबॉलिशन ऑफ द कॉलोनियल जमींदारी सिस्टम। ये तो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया था, लेकिन जो बाकी के 2 लैंड रिफॉर्म्स है वो अच्छे से सेटअप नहीं हो पाए थे, अच्छे से क्या हुआ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो पहला इसमें अबोलिशन ऑफ कॉलोनियल जमींदारी सिस्टम में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जमींदार को क्या दे रखा था? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी टैक्स कलेक्ट करने की पुअर पीजेंट से, जो टेनेंट्स ऑफ द सोइल होते हैं उनसे। तो वो क्या होता है कि जो पुअर पीजेंट्स है वो बहुत ज्यादा उसमें डिप्रेस हो गए थे और ये अबोलिश हो गया था लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी के अंडर। जो सेकंड है वो है कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स में क्या होता है कि जो स्मॉल स्मॉल लैंड होती है उन पे क्या है एग्रीकल्चरल जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप एक अपनी सारी लैंड को इकट्ठा करो जो स्मॉल होल्डिंग्स है उन्हें, और अपने शेयर के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट ले लो हार्वेस्ट के बाद। थर्ड में क्या था कि सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग्स में गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेटअप कर दी थी कि एक आदमी के पास इतनी ही जमीन हो सकती है एग्रीकल्चर के लिए। तो इसमें क्या हुआ था कि जो बिग लैंड ओनर्स है उन्होंने जो अपनी जमीन है उसको अपनी फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के नाम रजिस्टर करवा दिया था। तो इससे ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो अब हम यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है। सेकंड है फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस जैसे कि एग्रीकल्चरल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, और क्या है कि हमारी कंट्री को 2 वॉर फेस करने पड़े थे। पहला था इन 1962 इंडोसिनो वॉर, चाइना के साथ हुआ था ये। सेकंड वन था इन 1965, इट वाज विद द पाकिस्तान। तो ये 2 वॉर की वजह से भी हमारी जो फूड क्राइसिस सिचुएशन अकर हो गई थी। सो द एग्रीकल्चर सिचुएशन वेंट बैड टू वर्स। खराब तो पहले ही थी एग्रीकल्चर सिचुएशन, क्योंकि एग्रीकल्चर
में क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, और क्या है, जो सीड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, HYV सीड्स यूज नहीं हो रहे थे, फर्टिलाइजर्स भी नहीं थे, आदमी क्या करते थे, मेन्योर डालते थे, उससे करते थे। तो जो फूड सिचुएशन, एग्रीकल्चर जो सिचुएशंस है वो और भी ज्यादा खराब हो गई थी। बिटवीन द 1965 एंड 67 सीवियर ड्रॉट्स अकर्ड, बहुत सारी ड्रॉट भी हुई थी, सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से क्या है कि एग्रीकल्चर खराब हो गया था, फूड ग्रेन्स खराब हो गए थे। इन दिस पीरियड 2 वॉर्स हेल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 वॉर हुए थे, एक चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। सो द रिजल्टेड इन द फेमाइन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से क्या हुआ, वॉर्स की वजह से बहुत सारे एरिया में, कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स में फेमाइन हो गया था, क्या है, खाने की कमी हो गई थी। सो पहला क्या कहाँ हुआ था, बिहार फूड क्राइसिस। बिहार फूड क्राइसिस के अंदर क्या हुआ कि जो ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, क्योंकि क्या है, अगर हमारे पास क्वांटिटी लेस होती है किसी भी चीज की तो प्राइस उसके ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। तो फूड ग्रेन्स तो अच्छे से प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे थे, ड्रॉट पड़ गया था और वॉर की वजह से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, तो जो प्राइसेस हैं वो हाई हो गए थे, कैलोरीज ड्रॉप हो गई थी, अबाउट 1000 पर पर्सन पर डे जो कैलोरी है वो ड्रॉप हो गई थी, और जो डेथ रेट है बिहार में वो अबाउट 37% इंक्रीज हो गया था। अब क्या कि जो जोनिंग पॉलिसी है, जोनिंग पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ये जोनिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रखी थी कि एक स्टेट फूड ग्रेन्स को दूसरी स्टेट को ट्रेड नहीं करेगा उसका, तो प्रोहिबिटेड ट्रेड ऑफ फूड अक्रॉस स्टेट्स। अब जो फूड क्राइसिस में, बिहार फूड क्राइसिस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे वो अब हम पढ़ेंगे। कि गवर्नमेंट इंपोर्ट वीट फ्रॉम द यूएस, क्या है कि फूड क्राइसिस हुए तो फूड ग्रेन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हमें यूएस से फूड इंपोर्ट करना पड़ा था, जो वीट है वो इंपोर्ट करना पड़ा था। लेकिन यूएस ने क्या किया, इस बात का फायदा वो उठाया और हमें प्रेशराइज किया कि आप जो अपना पाकिस्तान के साथ जो वॉर है उसे खत्म कर दो, तभी हम आपको फूड इंपोर्ट करेंगे, जो वीट है वो इंपोर्ट करेंगे। तो अब हमें ये बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम आदमी ही नहीं बचेगा कंट्री में तो वॉर किसके लिए कर रहे हैं, तो हमें क्या है, उनकी बात माननी पड़ी, और जो पाकिस्तान के जो साथ वॉर था वो हमें खत्म करना पड़ा। लेकिन जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, उसने एक चीज डिसाइड की कि हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे फूड ग्रेन्स में, हम, ताकि हमें आने वाले टाइम में किसी से फूड इंपोर्ट ना करना पड़े और कोई हमें ऐसे प्रेशराइज ना करे। तो क्या हुआ इसके लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, इन 1960s। So after the food crisis and the US pressure for food aids, India decided to be self-sufficient and mainly focused on those areas which have already irrigation facilities. तो फूड क्राइसिस के बाद जो प्रेशराइज किया गया था हमें यूएस के थ्रू, तो उसको, उस चीज को खत्म करने के लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना था। तो उसके लिए क्या किया कि एग्रीकल्चरल सेटअप्स किए गए, कहाँ पे, ज्यादातर इन द इरिगेशन, जिस जिस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज ऑलरेडी अच्छी थी वहां पर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया। मेनली फोकस उन्हीं एरियाज पे किया गया था, जैसे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी, ये 3 जगह मेन फोकस में रही थी ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। एंड द फार्मर्स हु आर ऑलरेडी वेल ऑफ फॉर इंक्रीजिंग फूड इन शॉर्ट रन, ताकि क्या है कि जो फूड की जो कमी हो रही है वो अच्छे से और जल्दी फुलफिल हो जाए, शॉर्ट रन में जल्दी उसकी हम जो डिमांड है वो क्रिएट कर सकें। तो इसलिए इरिगेशन फैसिलिटीज जहाँ पे थी, अच्छी थी, उन्हीं एरियाज में ज्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ था। सो द गवर्नमेंट ऑफर्ड HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स गवर्नमेंट ने ऑफर की, प्रोवाइड की फार्मर्स को, फर्टिलाइजर्स दिए एंड सब्सिडीज भी प्रोवाइड की। So areas like पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी वर मेनली फोकस्ड। अब इसके कुछ इफेक्ट्स हुए थे, क्या इफेक्ट्स हुआ था, पहला क्या था कि जैसे पंजाब, हरियाणा और यूपी में ही अच्छे से इनके इम्प्लीमेंट हुआ था, जो बाकी की जो स्टेट्स थी जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, उड़ीसा, झारखंड, इन स्टेट्स में ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, और वहां पे क्या है, सिचुएशन खराब ही चल रही थी। तो ये इसका फर्स्ट मेजर नेगेटिव पॉइंट है। सेकेंड है स्ट्रक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पुअर पीजेंट्री एंड द लैंड ओनर्स, राइज इन द मिडल पीजेंट सेशंस।
अब हम पढ़ेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे तो ये हुआ था वीट की प्रोडक्शन के लिए, फॉर द ग्रेन्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन में ये मिल्क के लिए हुआ था, फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। कब हुआ था ये? इन 1970s। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, प्लीज याद कर ले। वर्गीज खुरैन, हु वाज ही? He was a milkman of India and played a crucial role in the story of the GNMMF Limited। ये GNMMF Limited है क्या? ये असलियत में जो अमूल कंपनी है उसका मेन नाम है ये गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। और ये कब लॉन्च हुआ था? एंड डेट लॉन्च्ड अमूल। इसी ने ही क्या किया था? अमूल को लॉन्च किया था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? वर्गीज कुरैन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। सो द मॉडल फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये किस किस चीज के लिए था? फॉर द रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण एरिया है, जो गांव के एरिया है, वहां पे डेवलपमेंट के लिए। एंड फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन, जो पॉवर्टी है उसको खत्म करने के लिए। और इसको क्या कहा गया? ऑपरेशन फ्लड। ये भी एक वन मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है, प्लीज याद रखें नाम। सो इट इज नॉट ओनली डेयरी प्रोग्राम, ये सिर्फ एक डेयरी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ये क्या था? पाथ ऑफ द डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे लेटर डेवलपमेंट्स। लेटर डेवलपमेंट्स में क्या हुआ था कि 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। जो 14 प्राइवेट बैंक थे वो क्या हुआ? नेशनलाइज्ड कर दिया गया उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू। एंड बिटवीन द 1950 टू 1980s, जो पर एनम हमारी जो जीडीपी थी वो 0.5% से इंक्रीज हो गई थी, फ्रॉम 3% टू 3.5%। सो अब हम यहाँ पे पार्ट 3 वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।